नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने अपने सिलेबस के फर्स्ट यूनिट यानी कि रिकॉन्स्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पहले टॉपिक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लैंडस्केप एंड एनवायरनमेंट की चर्चा की। इसमें हमने भारतीय उपमहाद्वीप की भू आकृतिक विशेषताओं और भौगोलिक विशेषताओं की चर्चा की। विस्तार से हमने जाना कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं ने यहाँ के इतिहास के कुछ पहलुओं को प्रभावित किया है। आज हम इस यूनिट के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो है सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन अप टू 600 BCE, यानी भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत, किस प्रकार भारतीय इतिहास लिखे जाते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, इसमें 5 से 7 व्याख्यान हो सकते हैं। हम एक एक करके कई विषयों की, कई मुद्दों की चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा शुरू करें, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इतिहास है क्या, इतिहास का अपना इतिहास क्या है। यदि हम देखें तो इतिहास एक आधुनिक डिसिप्लिन है, आधुनिक विषय है। जिस प्रकार से आज इतिहास लेखन किया जाता है, वैसा इतिहास लेखन पहले नहीं होता था, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन काल तक जाती हैं। भारतीय परंपरा में भी इतिहास पुराण परंपरा की चर्चा है। भारत में भी ओरल यानी कि मौखिक और चारण भाटों द्वारा परंपराओं को सुरक्षित रखने, उनको गाने, खास तौर से राजघरानों की उपलब्धियों और उनके वंशावली को सुरक्षित रखने का कार्य चारणों ने किया है। उन्होंने दानी राजाओं, वीर राजाओं की विस्तार से चर्चा की है और उनका गायन किया है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो शब्द आज हिस्ट्री प्रचलित है, इसकी जड़ें ग्रीक भाषा में है। ग्रीक क्रॉनिकल्स में स्टोरिया यानी इंक्वायरी शब्द की चर्चा है। ISTORIA, स्टोरिया यानी इंक्वायरी। इसी शब्द स्टोरिया से बना है हिस्ट्री। और देखा जाए तो पश्चिमी परंपरा में जो पहला महत्वपूर्ण इतिहासकार उभर कर आता है, उसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस 484 ईस्वी से 425 ईस्वी पूर्व के बीच का जीवन काल माना जाता है। HERODOTUS, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ही था हिस्ट्री। उसी के बाद से इस विषय को इस नाम से जाना जाने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी कोई जिस प्रकार की इतिहास परंपरा अब है, वो परंपरा मौजूद नहीं थी। 1860 में एक जर्मन विद्वान रांके, RANKE, रांके ने जर्मन विश्वविद्यालयों में इस विषय की पहली बार शुरुआत करवाई और उसके बाद से यूरोप में और एशिया के कई हिस्सों में आधुनिक शैली के इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे पहले हम आइए देखते हैं कि यूरोप में इस विषय का विकास कैसे कैसे हुआ। यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे चीन और अरब में भी इतिहास लिखने की एक परंपरा थी। जैसा मैंने अभी बताया, स्टोरिया यानी इंक्वायरी यानी कि खोजबीन इतिहास का सबसे मूल शब्द बना। हेरोडोटस ने पहली बार एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें कि पर्शिया के साथ ग्रीस के युद्धों का विवरण था। ग्रीको पर्शियन वॉर, खास तौर से जेरेक्सस के समय में, XEREXES, जेरेक्सस के समय में जो युद्ध ग्रीक लोगों ने, यूनानी लोगों ने
ईरान के साथ लड़े थे, उस युद्ध की कथा को, उस युद्ध की गाथा को, क्रॉनिकल को सबसे पहले हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में दर्ज किया। लेकिन क्या खास बात थी उसमें? उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ग्रीक होते हुए भी हेरोडोटस ने इसमें अपने देश का पक्ष नहीं लिया। उसने एक प्रकार से निरपेक्ष होकर इस दोनों पक्षों के बीच के युद्ध का दर्शक बनकर इस युद्ध के विवरण को छोड़ा और इसमें पर्शिया के सैनिकों के वैलर, उनके शौर्य, उनकी बहादुरी की विस्तार से चर्चा की है और इसको एक प्रकार से क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन यानी दो सभ्यताओं के बीच युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया है, न कि अपने दुश्मन को किस प्रकार ग्रीक लोगों ने हराया उसके रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये एक शुरुआत थी और इतिहासकारों के लिए आगे के आने वाले समय में एक मानदंड बन गया कि यदि आप किसी विशेष देश, समाज, समुदाय से आते भी हैं तो इतिहास लिखते समय निरपेक्ष होइए और ऐसा नहीं कीजिए कि यदि आप ईसाई हैं, मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या बौद्ध हैं तो अपने धर्म के पक्ष में, अपने समुदाय के पक्ष में, अपने समाज के पक्ष में आंख मूंद कर कोई बात लिख दीजिए। और इसीलिए पश्चिमी परंपरा में हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी गई है। हेरोडोटस वो पहला आदमी था जिसने की निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री लिखने की, इतिहास को लिखने की शुरुआत की पश्चिमी परंपरा में। पश्चिमी परंपरा में, यूनानी परंपरा में जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं उनका नाम है थ्यूसिडिडस, THUCYDIDES, थ्यूसिडिडस। 456 से लेकर 396 बीसी के बीच, 396 बीसी के बीच इनका जीवन काल माना जाता है। इन्होंने भी हेरोडोटस की तरह ही एक युद्ध का कहानी लिखा जिसको कि पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है। PELOPONNESIAN, पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया था और इसमें कई ग्रीक स्टेट, कई यूनानी राज्य इसमें लीन हो गए थे, इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, इसमें लड़ाई का अंग बन गए थे। तो इसमें भी एक प्रकार से उस परंपरा को जारी किया गया है। हालांकि थ्यूसिडिडस ने हेरोडोटस के स्टोरी टेलिंग स्टाइल को, कथा वाचन शैली को छोड़ दिया और इसमें कुछ ज्यादा ही वस्तुनिष्ठता को लाया। जैसे इसमें रियलिज्म, क्रिटिसिज्म, मेथोडोलॉजी इत्यादि चीजों को इसने इंट्रोड्यूस किया। एक कहीं ज्यादा वास्तविकतापूर्ण किस्सा, वास्तविकतापूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया और दोनों पक्षों की अपने अपने जगह पर आलोचना की गई। एक मेथोडोलॉजी, एक अध्ययन विधि का विकास इस काल में दिखाई देता है। तो हेरोडोटस और थ्यूसिडिडस ने पहली बार ग्रीक परंपरा में हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन, विशेष रूप से युद्धों का विवरण, क्रॉनिकल्स जिसको कहते हैं, उसको छोड़ने की परंपरा को उत्पन्न किया। इस परंपरा में आगे बढ़ते हुए रोमन विद्वानों ने आगे चलकर खास तौर से लिवी, LIVY, लिवी और टैसिटस, TACITUS, लिवी और टैसिटस ने रोमन काल के विवरणों को छोड़ा और इनकी भाषा लैटिन थी। लिवी का काल पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी के बीच माना जाता है और इन्होंने एनाल्स नाम की पुस्तक लिखी है। एनाल्स और टैसिटस का जो विवरण है उसे हिस्टरीज के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी परंपरा में एक प्रकार से हम देखते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग की एक ऐसी शुरुआत हुई जिसमें निरपेक्ष होकर घटनाओं का अवलोकन करना और उन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए दर्ज करके छोड़ जाना
यह परंपरा देखी जाती है। यह इतिहास का एक पूर्ववर्ती स्वरूप कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें समस्याएं नहीं हैं, और आज के इतिहास लेखन में जो वस्तुनिष्ठता अपनाई जाती है उसको यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से उसमें भी कई कमियां हैं, लेकिन प्राचीन काल के हिसाब से यदि हम लोग उसका मूल्यांकन करें तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तुनिष्ठता है। इसके बाद हम लोग चीनी परंपरा के बारे में चर्चा करते हैं। चीनी परंपराओं में दरबार के अंदर इतिहासकारों को नियुक्त करने की परंपरा थी, और इस सिलसिले में सबसे पहला जो बड़ा नाम आता है वो आता है सीमा क्वीन का, सीमा किएन, SIMA, सीमा किएन, QIAN, सीमा किएन, SIMA QIAN। यह 85 ईस्वी पूर्व के आसपास कोर्ट हिस्टोरियन थे, दरबारी इतिहासकार थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था CG का अर्थ होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें कि ऑफिसियर्स के द्वारा, अधिकारियों के लिए एक रिकॉर्ड बना के रखा जाता था, ताकि भविष्य में ये यदि कोई प्रशासनिक समस्या आए तो उसका निदान हो सके। ये एक प्रकार से ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मेमोरी थी। ये एक प्रकार से प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए एक स्मृति, एक गजेटियर बनाकर रखने की परंपरा थी। उदाहरण के लिए यदि कभी बाढ़ आई या कभी सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो उस समय जो कदम उठाए जाते थे उन सब को दर्ज किया जाता था, लिख करके रखा जाता था, ताकि यदि कभी भविष्य में ऐसी कोई दूसरी मुसीबत आए, कोई दूसरी बाढ़ या सूखा का फिर सामना करना पड़े, तो प्रशासनिक अधिकारियों को पीछे के अनुभवों को जानने का मौका मिले कि आज से 200 साल पहले जब बाढ़ आई थी तो क्या किया गया था। तो एक बहुत अच्छी परंपरा थी कि जिसमें कि संस्थानिक स्मृति, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की प्रणाली शुरू की गई। इसके साथ एक खास बात यह थी कि ये अपने राजाओं, सम्राटों के बुरी बातों को भी दर्ज करते थे और अधिकारियों को चेताते थे कि यदि राजा इस प्रकार का व्यवहार करे, इस प्रकार का आचरण करे, तो उसमें क्या सब समस्याएं आ सकती हैं और उनके ऊपर कैसे नजर रखनी चाहिए। यह भी एक कार्य था। एक प्रकार से यह मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का भी प्रयास था, और यह अधिकारियों के लिए एक ज्ञान का कोष छोड़ा जाता था कि अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार उचित व्यवहार किया जाए। पर इसके साथ भी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि राजा को यह हक नहीं था कि दरबारी इतिहासकार क्या लिख रहा है उसे या तो डिक्टेट करे, यहां तक कि वो उसे मंगाकर देख भी नहीं सकता था। यह कोर्ट हिस्टोरियन का एक विशेषाधिकार था, दरबारी इतिहासकार का एक विशेषाधिकार था कि उसमें वो जो चाहे लिखे और उसे दरबार के अभिलेखागार में जमा कर दे, और राजा को यह अधिकार नहीं था कि वह इतिहासकार को यह कहे या जो कोर्ट डायरी लिखने वाले लोग थे उनको यह कहे कि तुम अमुक बात लिखो और अमुक बात न लिखो। राजा अपने दरबार में जिस प्रकार से न्याय देता था, अपराधियों को सजा देता था या कई बार निरपराधियों को भी सजा देता था, वो सारी बातें अधिकारी चुपचाप अपना दर्ज करते थे और अभिलेखागार में जमा कर देते थे, और राजा को उन्हें बदलने का अधिकार नहीं था। कई बार इसके दृष्टांत मिले हैं कि शक्तिशाली चीनी राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसके भी दृष्टांत मिलते हैं कि कैसे इतिहासकारों ने उन्हें यह चेताया और याद दिलाया कि इतिहासकारों का काम ही, या ये जो कोर्ट डायरिस्ट होते हैं उनका काम ही होता है कि वो सभी बातों को दर्ज करें और राजा को उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
इस मायने में भी ये एक बहुत बड़ी परंपरा थी। और सीमाकियन का जो सीजी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उसे दुनिया में इतिहास के विषय को के शुरुआती परंपरा के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय परंपराओं की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे दरबार में जो दरबारी कवि होते थे वो शायद इस किस्म की वस्तुनिष्ठता और निरपेक्षता नहीं दर्ज कर पाते थे। हालांकि इसके भी अपवाद हैं, और राजतरंगिणी के रूप में हमें एक ऐसा ग्रंथ दिखाई देता है जिसमें कि ये वस्तुनिष्ठता और एक प्रकार से निरपेक्षता का भाव कुछ हद तक जरूर मौजूद है। जब हम मिडिवल पीरियड में आते हैं, मध्य युग में आते हैं, तो यूरोप में भी वो जो इतिहास की वस्तुनिष्ठता थी और यूरोप में भी जो दुनियावी सेकुलर कामकाज, सेकुलर का अर्थ होता है दुनियावी, इहलौकिक कार्यों की जो परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा थी, वो टूटती हुई दिखाई देती है। और मध्य युग में यूरोप में भी क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी यानी कि ईसाई इतिहास लेखन का दबदबा बन जाता है। हम देखते हैं कि कई जगह चर्च हिस्ट्री लिखे जा रहे हैं और इतिहास के पूरे डिसिप्लिन पर, इतिहास विषय पर, उसके इस शाखा पर, ज्ञान की शाखा पर ईसाई विश्वासों, उनके आस्थाओं का गहरा असर पड़ता है। यानी एक प्रकार से इतिहास लेखन में जो निरपेक्षता की बात हम हेरोडोटस और टीसीएस में देखते हैं, वह परंपरा अब समाप्त होती दिखाई देती है। और एक प्रकार से डिवाइन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, वह दैवी टाइम का दैवी काल का जो कॉन्सेप्ट है, वो हावी होता हुआ दिखाई देता है। अब जो चेंजलेस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है वो दिखाई देता है। यानी कि मध्ययुगीन यूरोप में जब व्यापार थम गया था, जबकि सामंतवाद चारों तरफ फैल गया था, जब कृषि दासों को ही मूल रूप से अधिशेष का स्रोत माना जाता था, उस काल में इतिहास की गत्यात्मकता भी रुक गई थी और लगता है इतिहास लेखन पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। और इसीलिए जिस किस्म का डायनेमिज्म हमें ग्रीक काल में दिखाई देता है, वो डायनेमिज्म मिडिवल यूरोप में, मध्ययुगीन यूरोप में नहीं दिखाई देता है। मध्ययुगीन यूरोप भी धार्मिक इतिहास को ही मूल रूप से लिख रहा था। यह खास बात है, यह कोई भारत के साथ ही नहीं है। हर जगह के मध्ययुग में धर्म का वर्चस्व सभी संस्थाओं पर दिखाई देता है। और यह सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है कि एक बार पूरी दुनिया में एक ही किस्म की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मध्ययुगीन यूरोप में धर्म विषयों के ऊपर हावी हो रहा था, वैसे ही अरब में भी और वैसे ही भारत में भी। चीन थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में संस्कृति पर एक प्रकार से धार्मिक विषयों का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यदि हम मध्ययुगीन अरब और ईरान की चर्चा करें, तो इस्लाम के उदय के बाद खास तौर से 8वीं शताब्दी के बाद मध्ययुगीन अरब और ईरान में इतिहास लेखन की परंपरा दिखाई देती है। अरब परंपरा में खास तौर से कुरान और हदीथ, जो कि प्रॉफिट के, जो कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन का एक विवरण है, तो एक प्रकार से कुरान और हदीथ जो उनके मुख्य आधार थे, इनसे प्रभावित होकर इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। पैगंबर मोहम्मद के जीवन के विभिन्न घटनाओं को दर्ज करना और उसके बाद जो खलीफा आए, उन खलीफों के कार्यों को दर्ज करने की प्रक्रिया में इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। और इसीलिए मध्ययुगीन अरब और ईरान में जो इतिहास लेखन परंपरा है वो इस्लाम के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी हम पाते हैं कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हुए
जिन्होंने इस परंपरा को कुछ हद तक भंग भी किया है। मुहम्मद अल मदनी का नाम इसमें लिया जा सकता है। मुहम्मद अल मदनी का जो समय काल है वो 840 ईस्वी के आसपास है। इसने सैकड़ों किताबें लिखी, सैकड़ों किताबें लिखी। इसके बाद मोहम्मद बिन अल वकीदी, मोहम्मद बिन अल वकीदी WAQIDI, जिनकी की तिथि भी 823 ईस्वी के पहले मानी जाती है। 823 ईस्वी में इनकी मृत्यु कही जाती है। इसके बाद बालाजुरी BALAZURI, बालाजुरी, जिनका की मृत्यु 811 ईस्वी में है। ताबरी TABARI, ताबरी 923 ईस्वी में जिनकी की मृत्यु है। अल मसूदी, अल मसूदी का समय काल 956 ईस्वी के आसपास है। अल बरूनी जो कि 1048 ईस्वी के आसपास है। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण अरब और ईरानी विद्वानों ने इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया। खास तौर से ताबरी ने प्रॉफिट्स और किंग्स के इतिहास को लिखा। पैगंबर और खलीफाओं के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लेखक ताबरी को माना जाता है। इसी तरह अल बरूनी ने भारत के बारे में महत्वपूर्ण किताबें लिखी। वो भारत अल बरूनी आया था और यहाँ आकर किताबुल हिंद नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिससे कि भारत के इतिहास के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो ये सभी लोग इस्लाम के विजय और इस्लाम के विस्तार और हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, धर्म के इतिहास के इर्द गिर्द ही अपनी गतिविधियों को रखते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ग्रीस और चीन में जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से लेखन की शुरुआत हुई वह मध्य युग में आकर के कमजोर पड़ी और मध्य युग में धार्मिक आस्थाओं ने इतिहास लेखन को प्रभावित किया। इसी प्रकार हम जब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और भारत के संदर्भ में भी इसे हम देख सकते हैं कि भारत में भी जो मध्ययुगीन इतिहास का युग है वो करीब करीब धार्मिक विषयों से काफी प्रभावित है। अब आइए हम आधुनिक काल में इतिहास लेखन के विकास की थोड़ी सी चर्चा करें। आधुनिक काल में इस विषय की सबसे पहली शुरुआत ऐसा लगता है कि फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कोम्टे AUGUST अगस्त कोंट 1798 से लेकर 1857 के बीच इनका जीवन काल रहा है। और एक दूसरे जर्मन विद्वान जिनका नाम था लियोपोल्ड फोन रांके, LEOPOLD, लियोपोल्ड, VON लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है फोन, VON नहीं पढ़ा जाता है, फोन पढ़ा जाता है। लियोपोल्ड फोन रांके, RANKE, लियोपोल्ड फोन रांके, जिनका जीवन काल 1795 से 1886 के बीच है। इन दोनों विद्वानों का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है आधुनिक इतिहास के विषय को स्थापित करने में। खास तौर से जर्मन विश्वविद्यालयों में इंपेरिसिज्म का जो एक दर्शन, वस्तुनिष्ठवाद का जो एक दर्शन प्रचलित था, उस विचारधारा के तहत इतिहास लेखन और इतिहास के विषय के विभागों की स्थापना होने लगी। इंपेरिसिज्म का जो मुख्य वस्तुनिष्ठवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है, जो विशेषता है, वो है कि ट्रुथ कैन बी वेरीफाइड, यानी कि सत्य की जांच की जा सकती है। बहुत सारे विद्वान थे जो ये कहते थे कि सत्य की जांच नहीं की जा सकती है, सत्य का अनुभव किया जा सकता है। उससे भिन्न इंपेरिसिज्म ने ये कहा कि सत्य वह होता है जिसकी जांच की जा सकती है, वेरिफिकेशन किया जा सकता है, उसे सही या गलत ठहराया जा सके, वही सत्य होता है। तो इस विचारधारा ने, वस्तुनिष्ठता की इस विचारधारा ने
जो तथ्यवाद था, उसकी विचारधारा ने फ्रांसीसी और जर्मन विद्वानों, खासतर से ऑगस्ट कोंत और लियोपोल्ड फोन रांके को प्रोत्साहित किया कि वो एक नए किस्म का इतिहास लिखें। इस इतिहास की क्या खूबियां थी? इस इतिहास की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट हिस्ट्री के खिलाफ था। यानी कि धार्मिक इतिहास और जो एक आध्यात्मिक किस्म का इतिहास और निराकार किस्म का जो इतिहास था, अमूर्त इतिहास था, उसे चुनौती देने लगा। और एक प्रकार से विज्ञान की प्राथमिकता, ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्सेज, जो स्रोतों की प्राथमिकता है, उसको स्थापित किया। इन लोगों ने जोर दिया कि जब भी आप कोई बात लिखते हैं तो उसके संदर्भ को जरूर सूचित करें। तो आप जो आज देखते हैं किताबों में नीचे फुटनोट दिया रहता है, जो किताबों में पीछे में एंड नोट दिया रहता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अमुक पंक्ति अमुक ग्रंथ से ली गई है या अमुक वक्तव्य अमुक व्यक्ति द्वारा दिया गया है, इस परंपरा की शुरुआत एक प्रकार से रांके और कोंत ने किया था। रांके को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ही ऊंचे प्रतिमान के रूप में, ऊंचे सिंहासन पर उसने बैठाया और कहा कि इतिहास का लेखन उसी समय किया जाना चाहिए, उसी रूप में किया जाना चाहिए जिससे कि उसकी जांच हो सके, साबित किया जा सके, अपने मन से काल्पनिक तरीके से अपने मनो विकारों को या मनोवृत्तियों को उसमें जगह नहीं देनी चाहिए। बल्कि एक हद तक रांके ने तथ्यों पर इतना जोर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते उसकी इसी बात के लिए आलोचना होने लगी। इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी की बात उनके इतिहास लेखन में था कि वो कहते थे कि यदि तथ्य साबित ना किए जा सके, कहीं लिखे हुए ना हो, तो उनको आधार ही नहीं माना जा सकता है। और इसीलिए वो मौखिक परंपराओं की तो खैर कोई बात ही नहीं थी उस समय, वो उसको तथ्य नहीं मानते थे। और उनका ज्यादा जोर राजनीतिक इतिहास लेखन पर हो गया और इसीलिए उन्होंने युद्धों के इतिहास लिखते समय डिप्लोमेट्स की डायरी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स, दरबारों के जो कारोबार के विवरण होते थे, उन्हीं को सबसे महत्वपूर्ण माना, स्रोत माना इतिहास लेखन के लिए। जो राजनयिकों के बीच में पत्र व्यवहार होते थे, और उसमें तब द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते लोगों ने यह इंगित किया, इतिहासकारों ने यह इंगित किया कि आप यह क्यों नहीं समझते कि जो राजनयिक अपनी डायरी लिख रहे थे उनकी भी अपनी वस्तुनिष्ठता नहीं थी, वो भी अपने मनोगत भावों को ही उसमें व्यक्त कर रहे थे। इसलिए कोई बात सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखा हो इसीलिए सच हो जाए, कोई बात किसी दस्तावेज में दर्ज हो इसीलिए वो सच ही होगा, यह भी जरूरी नहीं है। दस्तावेजों में भी दस्तावेज के लिखने वाले अपने मनोगत विचारों को, अपने बायसेस को, अपनी झुकाव को, अपने रुझानों को लिख सकते हैं और इसीलिए उनको सैक्रोसैंट नहीं माना जाना चाहिए, उनको ऐसा पवित्र नहीं माना जाना चाहिए कि यदि कोई बात राजा के डायरी में लिखी है या सरकार के दस्तावेजों में लिखा है तो वही सच होगा और दूसरी बात सच नहीं होगी, यह नहीं हो सकता। इस प्रकार जो लियोपोल्ड फोन रांके का जो पूरा मेथड था उसको द्वितीय विश्व युद्ध तक चुनौती मिलने लगी। लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान उनका यह रहा कि जो जजमेंटल नहीं होना है, किसी भी घटना के बारे में, अतीत की किसी घटना के बारे में जज की तरह आप जजमेंट नहीं सुनाइए उनको उसके ऊपर, बल्कि एक अपने को निरपेक्ष करके आज के पर्सपेक्टिव से, आज के दृष्टिकोण से अपने को थोड़ा सा अलग करके किसी भी घटना के बारे में तथ्यों को इकट्ठा करें, उससे अपने आज के चश्मे से जहां तक संभव हो आप बचें, उसको अपने चश्मे से उसको ना देखें और उस समय की घटना को, अतीत की घटनाओं को अतीत के मानदंडों से ही समझने की कोशिश करें।
इसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्सेस की भी बहुत बात की गई, एक्यूरेट रेफरेंसेस की बात की गई, साइटेशन ऑफ सोर्सेस की बात की गई और ऑब्जेक्टिविटी को आइडियल माना गया। यानी कि कोई भी स्रोत, कोई भी पुस्तक सचमुच में ऑथेंटिक है कि नहीं, असली है कि नहीं, जाली कहीं फरेबी तो नहीं है, कहीं आपने जो उद्धरण उठाया है वो सटीक है कि नहीं, जो आपने स्रोतों को कोट किया है, जो साइटेशन किया है, जो स्रोतों को उद्धृत किया है, वो स्रोत अपने आप में सही है कि नहीं, पंक्तियां सही है कि नहीं, और इसी तरह से अन्य जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो किस हद तक सही हैं, इसकी लगातार जांच करना अनिवार्य है। यह रांके के इतिहास लेखन की मुख्य बात बनी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आज के इतिहासकार भी इन विषयों को, इन मुद्दों को, इन पर्सपेक्टिव को, परिप्रेक्ष्य को ज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। बल्कि एक प्रकार से आप देखें तो आज जो जर्नलिज्म की विधा है, पत्रकारिता की विधा है, वो भी रांके के इन सिद्धांतों का उपयोग करता है और समाज विज्ञान के सभी क्षेत्रों में प्रकृति विज्ञान की तरह ही तथ्यों के ऑब्जर्वेशन, जो घटनाएं हो रही हैं, परिघटनाओं के अवलोकन और उसके माध्यम से तथ्यों को निकालकर निष्कर्ष निकालने की जो प्रणाली होती है, इसको महत्व दिया गया। हालांकि जैसा मैंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी काफी आलोचना होने लगी और इसके पॉजिटिविज्म को कई लोगों ने चुनौती दी या कहा कि जो पॉजिटिविज्म का जो सिद्धांत है, पॉजिटिविस्टिक सिद्धांतों के तहत इतिहास लेखन बहुत ही जड़ और नीरस हो जाता है और उसमें भी कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कई प्रकार के जो गलत पर्सपेक्टिव है, सही दृष्टिकोण नहीं है, वह भी कहीं न कहीं प्रवेश कर जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास लेखन की आधुनिक विधा लियोपोल्ड फोन रांके का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा, उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने एक नए विज्ञान की शुरुआत की, इतिहास लेखन के विज्ञान की शुरुआत की। आधुनिक इतिहास की परंपरा में कुछ और जो स्कूल्स हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। आधुनिक इतिहास लेखन में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण एक विधा है या परंपरा है या पंथ है, उसका नाम है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन इन हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास लेखन की मार्क्सवादी परंपरा। और पश्चिमी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर इस दर्शन का प्रभाव पड़ा। मार्क्सवाद, जो कि कार्ल मार्क्स के नाम के ऊपर किया गया है, नामांकित किया गया है, मार्क्सवादी परंपरा, मार्क्स की जो परंपरा थी, उसमें सिर्फ इतिहास ही नहीं, समाज शास्त्र के हर विधा को प्रभावित किया है। इतिहास लेखन में खास तौर से उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल और प्रोडक्शन रिलेशन यानी उत्पादन साधन के सिद्धांत, मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन पद्धति के सिद्धांतों को ग्रहण किया। एक प्रकार से हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद नाम के शब्दावली को मार्क्सवादियों ने इतिहास लेखन में प्रचलित किया और उन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर यानी कि आधार और संरचना के बीच आपसी संबंधों को लेकर इतिहास लेखन की एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दरअसल इतिहास में गति का स्रोत वर्गों के बीच में आपसी तनाव और झड़प हुआ करते हैं। जब वर्गों के बीच में, जैसे किसानों के द्वारा उत्पादन किया जाना और उसी उत्पादन का एक हिस्सा लेकर सामंतों का सुखपूर्वक जीवन बिताना, ये इतिहास का एक मूल बात है और इसी से कई सारी चीजें तय होती हैं। इसी प्रकार उससे प्राचीन समाज में दास समाज मौजूद था, जिस दास समाज में दासों के मेहनत के ऊपर दास मालिक सुख सुविधा पूर्वक रहते थे और उनका यह भी कहना था
कि आधुनिक काल में फैक्ट्री के मजदूरों और मजदूरों के मेहनत के ऊपर पूंजीपति वर्ग आनंद पूर्वक रहता है और उसको ये इतिहास की मुख्य बात समझते थे। तो एक प्रकार से इतिहास लेखन में आर्थिक पहलुओं को सबसे महत्वपूर्ण बनाने में मार्क्सवादी परंपरा की भूमिका रही है। इनका यह भी कहना था कि किसी समाज में जो उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो एक मूल चीज होती है, बेस होता है, नींव होता है, अर्थव्यवस्था नींव होता है। और जैसी अर्थव्यवस्था जिस समाज की होगी, जिस काल और देश की होगी, वैसा ही वहां पर कानून बनेगा, वैसा ही धर्म होगा, वैसे ही संस्कृति होगी, वैसा ही कला होगा। यानी कि कला, धर्म, कानून, न्याय की अवधारणा, ये सब जो चीजें हैं वो मूल रूप से अर्थव्यवस्था और आर्थिक हितों से निर्धारित होते हैं। इसी को बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का सिद्धांत कहते हैं। आधार और अधिरचना और या संरचना का सिद्धांत कहते हैं। मार्क्सवादी विद्वानों ने पूरे दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप का कोई देश हो, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हर देश में इतिहास लेखन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। हालांकि हर एक मत की तरह इस मत की भी अपनी समस्याएं हैं, यह समस्या मुक्त नहीं है। और खास तौर से जब कोई विद्वान किसी विचारधारा से बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाता है, उसके प्रति ज्यादा समर्पित हो जाता है और सत्य को, अन्य चीजों को देखने से इनकार करता है, तो निश्चित रूप से उसमें खामियां आती हैं। हर समय के लिए सत्य बदलते रहते हैं और उनके रोशनी में उनको नहीं देखने से कई समस्याएं पैदा होती हैं। और यही हमें महसूस होता है जब उसके अगले स्कूल की हम चर्चा करते हैं। इसके आगे एक और फ्रांसीसी इतिहास लेखन मत ने दुनिया को प्रभावित किया और इस मत को हम लोग द एनाल्स स्कूल के नाम से जानते हैं। एनाल्स स्कूल की स्थापना दो विद्वानों द्वारा सबसे पहले की गई थी। ANNALS एनाल्स स्कूल, स्कूल जो आप SCHOOL स्कूल, एनाल्स स्कूल। 1929 में मार्क ब्लॉक, MARC मार्क, BLOCH लिखा जाता है CH लेकिन पढ़ा जाता है K, मार्क ब्लॉक और लूसियन फेब्रे, LUCIEN, लूसियन, FEBVRE, लूसियन फेब्रे। मार्क ब्लॉक और लूसियन फेब्रे ने एक पत्रिका की शुरुआत की फ्रांसीसी में, जिसका कि अंग्रेजी नाम होगा एनाल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। एनाल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री, एक प्रकार से आप कह सकते हैं आर्थिक और सामाजिक इतिहास की कहानी या गाथा। जब इस पत्रिका की स्थापना की गई 1929 में दो विश्व युद्धों के बीच में, तो इसकी मुख्य समस्या ये थी कि ये कहते थे कि मार्क्सवादी विद्वान बहुत अधिक ऐसे विषयों को लेते हैं जिसमें कि वर्ग संघर्ष और उत्पादन प्रणाली की चर्चा डोमिनेट करती है। हमें इतिहास को इसके परे जाकर के भी देखना चाहिए। और इन्होंने कई नई अवधारणाओं को प्रचलित किया और एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे रांके ने राजनीतिक इतिहास को पॉपुलर किया था, जैसे लोकप्रिय बनाया था, प्रचलित किया था। राजनीतिक इतिहास लेखन का सबसे बड़ा जो इम्पेटस था, सबसे बड़ा जोर था, वो रांके के लेखन से आया और उसको खंडित करके मार्क्सवादी विद्वानों ने आर्थिक इतिहास लेखन को ज्यादा महत्व दिया। उसी प्रकार एनाल्स ने सामाजिक इतिहास लेखन को अपना मुख्य हिस्सा बनाया। इन्होंने कई नए अवधारणाओं को जन्म दिया, जैसे कि इन्होंने इवेंट वर्सेस प्रोसेस। इन्होंने कहा कि इतिहास घटनाओं का इतिहास नहीं होना चाहिए, इतिहास प्रक्रिया का इतिहास होना चाहिए, इवेंट वर्सेस प्रोसेस।
तो एनाल स्कूल का एक सबसे बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने राजा रानी के इतिहासों और जो घटनाओं के रूप में वर्णित इतिहास होते हैं उसकी जगह पर प्रक्रियाओं का इतिहास लिखा, प्रोसेसेस का हिस्ट्री लिखा। इन्होंने आर्काइव के सैंक्टिटी को चुनौती दी। जो आर्काइव में जो चीज रखा है वो सबसे पवित्र है और उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, यह नहीं। उन्होंने कहा कि आर्काइव में रखे हुए कागज भी गलत हो सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने लॉन्गे ड्यूरी, LONGEDUREE, लॉन्गे ड्यूरी यानी कि लंबे समय के इतिहास लेखन को महत्व दिया। इवेंट की बजाय, जैसे सिर्फ 1857 की कहानी नहीं, बल्कि 1857 की घटना जिन प्रक्रियाओं से निर्मित हुई, और वो 200 साल का जो समय पीछे जाता है जबकि मुगल सल्तनत पतन का शिकार हो रहा था, उस समय से लेकर 1857 तक के इतिहास को, लेखन को वो जैसे ज्यादा महत्व देते। ये 500-500 साल, 600-600 साल के इतिहास क्रम को देखते थे कि कैसे आज होने वाली घटनाओं की जड़ें पीछे 200 साल, 300 साल, 500 साल पीछे जाती हैं। तो इन्होंने इवेंट की बजाय, एक युद्ध की बजाय, किसी खास राजा के शासन की बजाय एक प्रकार से लंबे ड्यूरेशन के, लंबी अवधि के इतिहास लेखन की शुरुआत की। इसी प्रकार इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सेंसिबिलिटीज, हिस्ट्री ऑफ मेंटेलिटीज, हिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स इत्यादि को प्रोत्साहित किया, यानी संवेदनाओं का इतिहास, मानसिकताओं का इतिहास। इन्होंने यह लिखा कि कैसे राजाओं के हीलिंग पावर को जनता मानती थी। हमारे देश में भी रहा है और दुनिया के अन्य देशों में भी रहा है कि लोग मानते थे कि राजा यदि स्वयं एक बार छू दे किसी बीमार व्यक्ति को तो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा, क्योंकि राजा को ईश्वर से विशाल शक्तियां मिली हुई हैं, तभी तो वो हमारे ऊपर राज करता है। उसके रहस्यमय चमत्कारिक शक्तियों के बारे में लोगों के बीच में धारणा थी। इसी प्रकार विचक्राफ्ट, यानी कि जिसको हम लोग डाइन कहते हैं, जादूगरनी, डाइनों का इतिहास, परिवार का इतिहास, निजी और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास, कैसे लोग दैनिक जीवन में रहते हैं और कैसे समय की अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। जैसे चर्च टाइम क्या होता है, मर्चेंट टाइम क्या होता है, मध्य युग में व्यापारियों का समय की अवधारणा और चर्च के या पादरियों के समय की अवधारणा बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार के इतिहास के विभिन्न चीजों को तुलनात्मक इतिहास बनाना, कंपैरेटिव हिस्ट्री बनाना, ये बहुत सारे नए विषय एनाल स्कूल ने इतिहास लेखन में लाया। अब आप देख सकते हैं, अभी तक आप यदि सोचते होंगे कि इतिहास का मतलब सिर्फ अकबर और अशोक और अकबर की कहानियां हैं और उनकी तिथियों को याद करना पड़ेगा, तो आप देखिए कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही यह बदल चुका था। अब यहां इतिहास में जो लिखा जा रहा है दुनिया में, उसमें और भी कहानी आगे गई है। उनकी चर्चा शायद इस समय हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आ चुका है, जिसमें कि हम संवेदनाओं का इतिहास, भोजन का इतिहास, मानसिकता का इतिहास, वस्त्र का इतिहास, समुदायों का इतिहास, राजाओं के शक्तियों, रहस्यमय शक्तियों का इतिहास, निजी जीवन का इतिहास, समय का इतिहास, समय की बदलती अवधारणाओं का इतिहास, इन चीजों पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हाल के समय में जो 2-3 और बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां सामने आए हैं, उनका सिर्फ मैं नाम लेकर अभी छोड़ रहा हूं, जिसमें कि सबसे बड़ा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को माना जाता है कि नारीवादी इतिहास लेखन की परंपरा हाल के समय में शुरू हुई है। इसी तरह से उत्तर उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की शुरुआत हुई है। नारीवादी इतिहास लेखन की परंपरा में मूल रूप से स्त्रियों के योगदान और स्त्री पुरुष संबंधों की चर्चा को विषय वस्तु बनाया गया है, और पूरी दुनिया में हजारों पुस्तकें और लेख इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं। जब दुनिया के देशों में उपनिवेशवाद का पतन हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस को अपनी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा, तो नए आजाद हुए देशों ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की और उन्होंने ये दिखाया कि कैसे उपनिवेशवादी शासकों ने उन्हें प्रताड़ित करके रखा था।
ऐसे ही आप देखेंगे कि अब जो निचली जातियां हैं, निचले समुदाय हैं, जो अब तक कभी कुछ लिखकर नहीं गए थे, जैसे जनजातियों का कोई इतिहास उन्होंने कभी अपना नहीं लिखा, वो जातियां और जनजातियां अब अपना इतिहास लिखने को आतुर हैं। सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया है। हर एक इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ न कुछ नवीन बातें होती हैं, उससे आपको शिकायत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उस स्कूल की, उस मत की, उस इतिहास लेखन संप्रदाय की सारी चीजें आपको पसंद आए, लेकिन इतना जरूर है कि हर इतिहास लेखन की प्रवृत्ति इसमें एक नया धागा जोड़कर जाता है, एक नई परंपरा की शुरुआत करता है, कुछ नए टूल्स प्रोवाइड करता है, कुछ नए औजार देता है आपको। इसीलिए इतिहास की जो यात्रा हेरोडोटस के समय में शुरू हुई थी, वो अविराम चल रही है। मध्यकाल में उसके धार्मिक स्वरूप से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले 200 सालों में इतिहास ने अपने एक वस्तुनिष्ठ रूप को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात कि आधुनिक इतिहासकार अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सतर्क होने को बहुत ही जरूरी मानता है, और इसीलिए वो यह दावा नहीं करता कि हम जो कह रहे हैं वही आखिरी सच है। वो कहता है कि जो मुझे दिख रहा है मैं बता रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से इसकी जांच कीजिए, और मैं जो कह रहा हूं इस आधार पर कह रहा हूं, आप किस आधार पर अपनी बात कह रहे हैं वह भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने आज के व्याख्यान में इतिहास लेखन के विकास क्रम को रेखांकित करने की कोशिश की। धन्यवाद।